नमस्कार, मैं प्रीति बोध। आप देख रहे हैं संता टाइम न्यूज। तथागत बुद्ध की कौड़ा हो, बाबा साहब अमर रहें, बाबा साहब अमर रहें, बाबा साहब अमर रहे। पूज्य बंते जी के द्वारा अभी हम सबके शास्त्रा, विश्व के शास्त्रा, हम सबके मुक्तिदाता के चित्रों पर पुष्पांजलि की जा रही है। हम लोग साधु बोले साधु स्थान पर बैठेंगे। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और उसी क्रम में बैठें, लाइन तितर बितर न हो। ये बात कहने की नहीं है, आप आने से जीवन बदल जाएगा। बौद्ध शादी कैसे करते हैं? पहली बात तो ये, बौद्ध शादी करते हैं, बौद्धों की अपनी एक परंपरा है। बौद्धों की शादी में कोई भी गोद भराई नहीं होती, कोई भी लगन सगाई नहीं होती। लड़का और लड़की पक्ष जब दोनों सहमत हो जाते हैं, लड़की पक्ष को लड़का पक्ष पसंद आ गया, लड़के को लड़की वाले पसंद आ गए, तो दोनों परिवार एक जगह बैठते हैं, चाहे वो लड़की पक्ष का घर है चाहे लड़का पक्ष का घर है, और एक निश्चय पत्र भरते हैं, विवाह निश्चय पत्र। हमने छपवा भी रखे हैं, चाहोगे तो मिल जाएगा, आप छपवा भी सकते हैं। ऊपर लिखा है विवाह निश्चय पत्र, लड़की का नाम, माँ का नाम, पिता का नाम, पता, उसकी योग्यता। लड़के का नाम, उसके माँ का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, पता और योग्यता। दोनों की सहमति से, माता पिता की अनुमति से इनका मंगल विवाह संस्कार, तारीख लिख दी। 1 मार्च को प्रातः 11 बजे सम्यक बुद्ध विहार, गांव का नाम लिख दिया, होना निश्चित हुआ है। बुद्ध विहार नहीं हो तो ऐसा टेंट लगा के भी हम विहार बना सकते हैं। गांव में कोई सामुदायिक भवन है, अंबेडकर भवन है, उसको भी आप विहार बना सकते हो, ऐसे बुद्ध और बाबा साहब की फोटो लगा के। निश्चित तारीख को हमने ये हो गया, सभी ने दस्तक कर दिए, दोनों परिवारों ने, और वहां बैठे हुए समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं वो भी हस्ताक्षर कर दें। इस पत्र को 2 प्रतियों में भरा जाए, 1 प्रति लड़की पक्ष को दे दे, 1 प्रति लड़का पक्ष को दे दे। अब शादी पक्की हो गई, शादी की तारीख पक्की हो गई, दोनों बच्चों के नाम पक्के हो गए। जिस घर में बैठ करके निश्चय पत्र भरा है वो परिवार सबको खिला पिला दे, चाय वाय पिलाए, जो भी आप खिलाना पिलाना चाहे उसको खिला सकते हैं। अब शादी पक्की होने के बाद कोई भी इनविटेशन कार्ड नहीं छपवाना। निश्चित तारीख को लड़का, उसके परिवार के लोग, उसके सगे संबंधी, कुछ थोड़े से मित्र लड़की के घर आए, जहां संस्कार होना है वहां जाएं और वहां बैठ करके संस्कारकर्ता को बुला ले और संस्कार करवा ले। संस्कार होने के बाद बुद्ध विहार को भी दान दे दो, जिसने संस्कार करवाए हैं उसको भी दान दे दो, और दोनों परिवार खाने पीने का थोड़ा सामान साथ लेके आए, वही खा पी लें। लड़की वाले अपने घर, लड़के वाले अपने घर, शादी संपन्न हो गई। घर जाने के बाद लड़का पक्ष चाहे तो ढोल बजा करके नाच ले, चाहे तो महिलाएं भी गीत गा ले, अपने सगे संबंधियों, मित्रों और पड़ोसियों को खाना भी खिला दे। इससे कोई बहुत ज्यादा खर्च नहीं होता, लेकिन फिजूल की सारी खर्चियां रुक जाएंगी। जितना पैसा कमाते हो, 1 महीने में जो कमाते हो, उस 1 महीने की कमाई से ज्यादा खर्च मत करो। ऐसा करने से कोई भी व्यक्ति कर्जदार नहीं होगा। जो 10,000 कमाता है वो 10,000 में शादी कर ले, 20,000 कमाता 20 में कर ले, 50 वाला 50 में कर ले, लेकिन ज्यादा फिजूल खर्ची नहीं करनी।
ये बौद्धों की परंपरा है। कोशिश करो कि विवाह बुद्ध विहार में करो, लेकिन ध्यान रखना है कोई भी बारात लेके नहीं जाएगा। बारात नहीं जाएगी तो बस की जरूरत नहीं पड़ेगी। बारात नहीं होगा तो बैंड भी नहीं बजेगा। बैंड नहीं होगा तो घोड़ी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ना कोई नाचेगा ना कोई पिएगा। सीधा जहां विहार में जाना है, बिना बैंड के बिना बारात के जाना है। अगर इस प्रकार से हम शादी कर लें तो एक भी व्यक्ति कर्जदार नहीं होगा। जिसकी लड़की जवान हो गई या लड़का जवान हो गया, उस माँ बाप को कोई चिंता नहीं होगी। दूसरे बौद्ध परिवार में लड़का या लड़की देखी और शादी हो गई। अगर ये बात ठीक से हम लागू कर दें, एक दावत का लोभ छोड़ दें, तो मैं पूरे भरोसे के साथ कहता हूं कि सब जो कर्जदार हैं उनकी बात मैं नहीं करता, लेकिन नया व्यक्ति कोई भी कर्जदार नहीं होगा। अब ये बात कोई मुश्किल नहीं है, ये काम कोई असंभव नहीं है, ये ऐसा काम नहीं है जो ना हो सके। इतना आसान काम, और इसे हम नहीं कर पा रहे, और इसे नहीं कर पा रहे इसीलिए बौद्ध बनने के बाद भी हमारे समाज का कोई भला नहीं हो पा रहा। ये बात मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं, बाबा साहब की यही इच्छा थी कि बुद्ध की शरण में आने के बाद हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति जो बौद्ध बन गया है वो किसी की गुलामी ना करे, वो किसी के खेत खलिहान में मजदूर बन के काम ना करे, और कर्ज की वजह से किसी महिला को किसी के खेत में जाकर के गुलामी ना करनी पड़े। मेरी इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना। हमारे साथ जुल्म होता क्यों है? क्योंकि हम लोग कर्जदार होते हैं। जिसे कर्ज लेते हैं उसके खेत में जाना पड़ता है काम करने के लिए, और जब उसके खेत में जाते हैं तो वो हमें डांटता है, फटकारता है, ज्यादा काम देता है, और जब काम नहीं होता तो वो मारता भी है। और हम चूंकि कर्जदार होते हैं इसलिए उसकी बात पी जाते हैं, अपमान को सहन करते हैं। जब काम पूरा नहीं होता तो उसकी पत्नी भी कहती है कि मैं घर में क्या करूं, चलो मैं भी चलती हूं, वो भी साथ जाती है। जब मां साथ जाएगी तो घर में बच्चे हैं वो भी चले जाते हैं। अब जिसने कर्ज दिया है वो तो शोषण करने वाला है, वो कभी डांटता है, कभी फटकारता है, कभी गाली देता है तो कभी बुरी नजर से देखता है, और धीरे धीरे उसकी हरकतें हमारी इज्जत पर हाथ डालने लगती हैं। कुछ सहन कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं, और कुछ प्रतिकार करते हैं, विरोध करते हैं। जो विरोध करता है उसे मारा और पीटा जाता है। जो सहन कर लेता है और रोज गुट गुट करके मरता है। और इस सारी परिस्थितियों में हमारा अपमान होता है, हमारा स्वाभिमान गिर जाता है। शोषण और उत्पीड़न के कारण हम बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, समाज में इज्जत से जी नहीं पाते। जिस समाज की दुहाई लेकर के, जिस समाज की बात करके, जिस समाज का नाम लेकर के हम इज्जत की बात करते थे कि मेरे घर में तो बारात आनी चाहिए, मेरे घर में तो बैंड भी बजना चाहिए, मैं तो शादी बड़े टेंट लगा के करूंगा। समाज में इज्जत की बात कर रहे थे, इज्जत के लिए कर्ज ले लिया, इज्जत के लिए सारे काम कर लिए, शादी के बाद वही इज्जत नहीं बची। क्या ऐसा नहीं होता? अगर ऐसा होता है तो किसको फिक्र होनी चाहिए? फिक्र किसको होनी चाहिए? फिक्र हमें होनी चाहिए, समाज के लोगों को होनी चाहिए। अगर समाज ये फिक्र करने लगे, आज मेरे सामने जितने भी लोग बैठे हैं इनमें से अगर कुछ लोग अपनी जिम्मेदारी को समझ करके और संकल्पित हो जाएं
कि मैं अपने समाज को कर्जदार होने नहीं दूंगा। कोई मुश्किल बात नहीं है, ये काम हो सकता है। बस थोड़ी सी बात मान लो, लड़का और लड़की भी इस बात को ध्यान से समझे, बोलना शुरू करें। बच्चे के माता पिता भी इस बात को ध्यान में रखें। जिस लड़के के साथ तुम अपनी लड़की की शादी करना चाहते हो, अगर वो लड़का कर्जदार है तो फिर आपकी बेटी सुखी कैसे रह पाएगी। जिस परिवार में शादी कर रहे हो वो परिवार कर्जदार है तो सुखी नहीं रहेगी। उसे भी कर्ज को चुकाने के लिए दिन रात किसी के खेत खलियान में काम करना पड़ेगा। गांव में रह करके, मोहल्ले बस्ती में रह करके आप इज्जत की बात कर रहे थे और अपनी बेटी को इज्जत गंवाने के लिए मजबूर कर दिया। इसलिए लड़की के माता पिता को सोचना चाहिए कि शादी करते समय ध्यान रखें कि शादी तो करो लेकिन लड़का कर्जदार नहीं होना चाहिए और उसे कर्ज से बचाना है तो ये बात कहनी पड़ेगी कि मेरे घर ज्यादा लोग लेके मत आना, मेरे घर ज्यादा लोग लेके मत आना, मेरे घर बैंड बजा के मत आना, मेरे घर नाचते हुए बारात लेके मत आना। अगर ये चीज रोक दो तो जानते हो बेटी हमेशा सुखी हो जाएगी। और लड़का पक्ष को भी चाहिए, जिस घर से आप लड़की लेकर के अपने घर में बहू बना करके लाए हो, अगर उस लड़की के माता पिता कर्जदार होंगे, अगर उसके माता पिता के ऊपर कोई जुल्म होगा तो क्या आपके घर में वो सुख दे पाएगी। जिस महिला के, जिस लड़की के माता पिता कर्जदार होते हैं, दुखी होते हैं, वो ससुराल में रहते हुए भी दुख का अनुभव करती है, जीवन सुखी नहीं हो सकता। इसलिए जो ये विवाह का संबंध बनता है, इस विवाह के संबंध में दोनों परिवारों को बैठ करके तय करना चाहिए, ना तो तुम्हें कर्जदार होना है ना हमें कर्जदार होना है, और हमें शादी करनी है। बौद्ध होने का मतलब समझदार होना है, बौद्ध होने का मतलब बर्बादी को रोकना है, बौद्ध होने का अर्थ है कि हम गुलाम ना बने, हम स्वतंत्र हो जाएं और अपनी गरीबी से बाहर निकल जाएं। अगर आप सभी लोग मिलकर के ये परंपरा बदलने का काम कर दो, हमारे समाज का बहुत बड़ा कल्याण हो जाए। महिलाएं चाहें तो 10 दिन तक गीत गाएं, कोई दिक्कत नहीं है। जब नाचने की इच्छा हो तो ढोल बजाएं, नाचे, कोई दिक्कत नहीं। बस बारात नहीं जानी चाहिए, बैंड नहीं बजना चाहिए, टेंट नहीं लगना चाहिए और दावत बड़ी नहीं होनी चाहिए। सीमित लोगों को खाना खिलाने से कोई गरीबी नहीं आती। 50-100 लोगों के लिए खाना बनने से कोई बात कर्जदार नहीं होता। अगर ये बात समझ में आ जाए तो लोग भी देखेंगे, हमारा अनुसरण करेंगे। जो भी बौद्ध बन जाता है वो गरीब नहीं रहता है।